गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10C के चैप्टर 2 भारत के संसाधन के पार्ट 2 में भारत में होने वाली खेती के प्रकार पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की खेती और खेती से हमें क्या लाभ होते हैं, उनके विषय में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में खेती के प्रकार की। तो सबसे पहले आती है हमारी सामान्य खेती, जो ऐसी खेती जो आजीविका चलाने के लिए की जाती है। सामान्य तौर पर मनुष्य को अपने भोजन के लिए घर में क्या कहते हैं अनाज की आवश्यकता होती है, और अपने घर में भोजन की आपूर्ति के लिए जो सामान्य रूप से खेती की जाती है उसे हम सामान्य खेती कहते हैं। जैसे इसमें फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो आप इसे सामान्य तौर पर ले सकते हैं कि ऐसी खेती जो आजीविका चलाने के लिए हमें जो अन्न अथवा अनाज की आवश्यकता होती है, तो हम सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार खेती करते हैं। और यह खेती एक सामान्य मतलब जो है पैमाने पर की जाती है, जिसमें केवल आजीविका के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। दूसरी जो खेती है वह है हमारी विशिष्ट खेती। ऐसी खेती जिसमें जितनी भी लागत लगती है उसका 50% लागत होती है और 50% प्रॉफिट होता है। जैसे हम बात करते हैं इसमें 50% से ज़्यादा का लाभ कमाने का लक्ष्य निश्चित किया जाता है। ज़्यादा है। जैसे हम बात करते हैं सोयाबीन या हम बात करते हैं कपास की, जो उसमें लागत लगती है और उस कपास को सीधे 50% लाभ पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट खेती में सोयाबीन को भी ले सकते हैं। सोयाबीन जैसे जितना उसका लागत मूल्य होता है उससे 50% इसमें लाभ कमाया जाता है। चलिए अब हम अपने तीसरे खेती की बात करते हैं। और हम बात करते हैं शुष्क खेती। ऐसी खेती जो सामान्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है तथा जल की कमी होने पर मोटे अनाजों की खेती की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि शुष्क खेती एक सामान्यतः इस प्रकार की खेती है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। भाई वहाँ जल की उपलब्धता होती नहीं है, और जल की उपलब्धता न होने के कारण वहाँ पर मोटे अनाजों की खेती की जाती है। जैसे हम बात करें मक्का और बात करते हैं उड़द, जौ,
आग आग की खेती की जाती है। अब खेती क्यों की जाती है? क्योंकि भाई वहाँ पर नमी की कमी होती है, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। और क्या कहते हैं, पशु से खेती करने के पीछे क्या कारण होते हैं, चलिए उनको समझते हैं। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। शुष्क खेती क्यों की जाती है? पहला कारण है अपर्याप्त वर्षा का होना। वर्षा का देर से या जल्दी समाप्त हो जाना। नमी भूमि का नमी धारण क्षमता का कम होना। मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना। तो शुष्क खेती क्यों की जाती है? इसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं। अपर्याप्त वर्षा का होना, वर्षा का देर से होना, और यदि वर्षा देर से होना या तो वर्षा का जल समाप्त हो जाना, भूमि की नमी धारण क्षमता का जो है कमी होना, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना। ऐसा जिन स्थानों में परिस्थितियां पाई जाती हैं उन स्थानों में शुष्क खेती सबसे पर्याप्त सबसे उपयोगी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे खेती के प्रकार का। मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती वह खेती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गाँव हमारे यहाँ और आप लोगों के गाँव में चना के बीच में सरसों की फसल भी बो दी जाती है, गेहूं के बीच में राई बो दी जाती है। तो इस प्रकार एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल को भी आसानी से उगाया जा सकता है। उस प्रकार की खेती को हम मिश्रित खेती कहते हैं। हम लिख सकते हैं एक फसल के साथ अन्य फसल की खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया किस प्रकार की फसलें बोई जाती है। राई जैसे हमने बात की तो गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है, राई चने के साथ बो दी जाती है। और इसके अलावा और भी उदाहरण हैं, जैसे मक्के के बीच में सब्जियां बो दी गई। तो इस प्रकार जो करते खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम गेहूं और राई लिख सकते हैं, चना और सरसों उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम अगली खेती पर चलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें भी पशुपालन का कार्य खेती के साथ किया जाता है। चलिए अब हम अगले खेती पर चलते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने अगले फसल खेती की, तो सिंचित खेती। ऐसी खेती का प्रकार जिन स्थानों में जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होती है वहां पर सिंचित खेती की व्यवस्था उपलब्ध होती है। तो हम लिख सकते हैं जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सिंचित खेती का कार्य किया जाता है और इसी के तहत उदाहरण के लिए धान, गेहूं जैसी फसलों का बृहद पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो सिंचित खेती, अब आप भी जानते हैं कि सिंचित खेती मुख्य रूप से कहाँ की जा सकती है, तो आप भी जानते हैं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एक औसत वर्षा होती है और उन इलाकों को सिंचित इलाकों की श्रेणी में लिया जाता है। और इन क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा खेती का प्रचलन है उसे हम सिंचित खेती कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार की खेती जिसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करके खेतों के द्वारा जो अवशेष बच जाते हैं उसके द्वारा एक जैविक खाद का निर्माण करके उसकी सहायता से जब जो खेती करते हैं तो उसे हम जैविक खेती कहते हैं। तो जैविक खेती के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि किस खेती को मतलब खेतों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एक तरह गड्ढा खोद करके उसके अंदर जो है अपशिष्ट पदार्थों को डाल दिया जाता है और इसमें अपशिष्ट पदार्थों में पेड़ पौधों की पत्तियां, गोबर, राख आदि को डाल करके सड़ा दिया जाता है और इससे एक प्रकार से जैविक खाद तैयार हो जाती है और उस जैविक खाद का उपयोग खेतों में करने से फसल की उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की खेती जब हम करते हैं तब उसे हम जैविक खेती के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले खेती के प्रकार की। अब खेती हम लोगों ने खेती के प्रकार को पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि खेतों की प्रणाली अर्थात खेतों के स्वरूप को जिस पर हम खेती का कार्य करते हैं उसके स्वरूप को लेकर चर्चा करें तो किस प्रकार खेती होती है। भारत में खेती के प्रकार खेतों की प्रणाली के अनुसार तो हम बात करते हैं पहले प्रकार की, ये होती है हमारी व्यक्तिगत खेती। ऐसी दूसरा होता है हमारा सामूहिक खेती। तीसरा है हमारा सहकारी खेती।
चौथा है हमारा सरकारी खेती। अब पांचवा है हमारा पूंजीवादी खेती। तो खेतों की भूमि के अनुसार 5 प्रकार की खेती का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत खेती, ऐसी खेती जिस पर स्वयं की भूमि का मतलब स्वयं की भूमि पर जब हम खेती करते हैं उन पर अपना मालिकाना हक स्वयं का होता है, इस प्रकार की खेती को हम व्यक्तिगत खेती कहते हैं। सामूहिक खेती का मतलब होता है कि ऐसे भूमि जिस पर 2 या 2 से अधिक लोगों का अधिकार होता है और वे दोनों एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से खेती करते हैं, इस प्रकार की खेती को हम सामूहिक खेती कहते हैं। और सहकारी खेती, ऐसी भूमि जिस पर कुछ नियंत्रण सरकार का हो और कुछ नियंत्रण स्वयं का हो, अर्थात दोनों को सरकारी और निजी दोनों की सहभागिता के साथ जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे हम सहकारी खेती कहते हैं। और सरकारी खेती, ऐसी खेती जो सरकार द्वारा भूमि जो है क्या कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम से उपलब्ध कराई जाती है और उस पर खेती की जाती है, उसे हम सरकारी खेती कहते हैं। अब पूंजीवादी खेती का मतलब यह है कि यदि आपने किसी की भूमि को पैसा देकर के अधिग्रहित कर लिया है और उस भूमि पर आप खेती का कार्य करते हैं, उसे हम पूंजीवादी खेती के रूप में जानते हैं। तो चलिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, मगर आप इनका नाम जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या क्या मतलब जो है प्रयास किया गया है और सरकार की नीतियों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा कृषि योजनाएं। तो सन 1949 में भारत की आज़ादी के बाद सन 1951-52 में पहली जो है कृषि नीति की घोषणा हुई और देश के विकास के लिए 5-5 वर्ष की छोटी छोटी पंचवर्षीय परियोजनाओं को लागू किया गया और समय समय पर कृषि के लिए भी नीतियां लाई गई। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्रांति आई भारत में सन 1966 और 1967 में भारत सरकार द्वारा लाई गई हरित क्रांति का जो विश्व में नाम आता है, विश्व के वैज्ञानिक का नाम आता है, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इसको आप याद कर सकते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किसे है, तो नॉर्मन बोरलॉग को है। यदि हम भारत में बात करें कि भारत में भी हरित क्रांति का श्रेय किसे है, हम बोल सकते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। ये हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक थे और इनके समय में जो कृषि मंत्री थे उनका नाम था के.एम. मुंशी। उस समय कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हरित क्रांति के लिए प्रयास किया, इसलिए उनका नाम हरित क्रांति में आता है। अब हरित क्रांति के आने के बाद हमारे देश में किस प्रकार के खेती में परिवर्तन हुए, हरित क्रांति की हमें क्यों आवश्यकता थी, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे देश में उत्पादन की क्षमता न के बराबर थी। हरित क्रांति आ जाने के कारण अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को मेंटेन किया गया। अब वो कौन सी व्यवस्थाएं थी, चलिए उनके विषय पढ़ते हैं।
हरित क्रांति के द्वारा क्या क्या मतलब जो है प्रावधान किए गए, नवीन किस्म के बीजों का प्रयोग, सिंचाई की सुविधा दुरुस्त करना, सिंचाई के साधनों का विकास, खेतों का पुनः प्रबंधन, तकनीक का कृषि में उपयोग बढ़ाना, भूमि संरक्षण की नवीन प्रविधियों का उपयोग, कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाना, लघु यंत्रीकरण का विकास। इस प्रकार आज के सेशन में हम लोगों ने भारत में कृषि के प्रकार और हरित क्रांति के द्वारा किन किन प्रावधानों किया गया उसके विषय में पढ़ा। अब अगले टॉपिक को हम अगले इसमें क्लियर करेंगे। धन्यवाद।